आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह रोहित जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले रोहित जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। रोहित जी का घर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है, लेकिन उनके मामा का घर मध्य प्रदेश के झाबुआ में था। और जब उनकी उम्र महज 8 साल की थी तब उनके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल उनके पिताजी हरदोई से गांव जा रहे थे, तभी दुर्भाग्यवश उनकी कार ट्रक के चपेट में आ जाती है और उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। लेकिन रोहित जी बच जाते हैं। आज उनकी उम्र 22 साल की हो गई है और यह घटना साल 2008 में हुई थी। रोहित जी बताते हैं कि उनके माता पिता के देहांत के बाद वो अपने नानी नाना के यहाँ रहने लगते हैं, यानी झाबुआ चले जाते हैं और फिर वहीं रहने लगते हैं। कहते हैं इस जीवन में बहुत सारे मोड़ आते हैं और मैं यही सोचकर उस घटना को भुलाने लगता हूँ और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करता हूँ। फिर मेरे मामा जी मेरा एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा देते हैं और मैं फिर वहीं पढ़ने लगता हूँ। और कुछ दिनों बाद ही स्कूल में मेरे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और अब सब कुछ अच्छा होने लगता है। मैं सुबह स्कूल चला जाता और शाम को वापस आता, लेकिन मुझे दिक्कत तो तब होती थी जब मुझे मेरे माता पिता याद आते थे। फिर मैं अकेले में जाकर खूब रोता था, लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं चलती थी। ऐसे ही समय जाता रहा और मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहे। कई बार तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान रहते। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा और मैं कब बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं 11th में पहुंच गया था और मेरी उम्र 17 साल की हो गई थी। मैं रोजाना की तरह ही स्कूल से घर आता हूं। जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं तो मेरे मामा जी बोलते हैं, रोहित बेटा, तेरे स्कूल से फ़ोन आया था, कहीं स्कूल की ट्रिप है क्या? फिर मैं बोलता हूँ, मुझे तो नहीं पता, स्कूल में तो मुझे कुछ नहीं बताया गया। खैर, फिर मैं जब दूसरे दिन स्कूल जाता हूँ तो सबको बताया जाता है कि स्कूल की ट्रिप बाहर जा रही है। मैं और मेरे दोस्त यह सुनकर बहुत खुश होते हैं कि हमें स्कूल ट्रिप में जाना है। वैसे अब जो होने वाला था यह मेरे जीवन की दूसरी सबसे बड़ी घटना होने जा रही थी। फिर मैं स्कूल से अपने घर आ जाता हूँ और ट्रिप में जाने के लिए रात भर में पूरी तैयारी कर लेता हूँ। सुबह होते ही मैं स्कूल चला जाता हूँ, जहाँ सभी लोग बस के पास खड़े हुए थे। तभी जल्दी से मेरा दोस्त आता है और मुझसे कहता है, अरे रोहित भाई, ट्रिप में तो बहुत मज़ा आएगा। वैसे ट्रिप में लड़कियां भी जा रही हैं ना, तो मज़ा तो और भी ज़्यादा आएगा। फिर मैं कहता हूँ, अरे हाँ, मज़ा तो आएगा ही। खैर, ये सब बातें हम लोग कर रहे थे और फिर सभी लोग बस में चढ़ जाते हैं। फिर बस का ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद सीधे हाईवे में आ जाता है। मैं बस की पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और बस अपनी स्पीड को पकड़ी हुई थी। अब हम लोग शहर से काफ़ी दूर आ गए थे। दरअसल हमारी ट्रिप जंगल की थी, जहां हमको जंगल की ऊंची चोटियों में जाना था। मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा हुआ था, जिसका नाम सौरभ था। अब शाम होने ही वाली थी कि तभी बस एक ढाबे में जाकर खड़ी हो जाती है और सभी लोग उस ढाबे में बैठकर खाना खाने लग जाते हैं और खाना खाने के बाद आराम करते हैं। अभी शाम के 5 बजे हुए थे और कुछ देर आराम करने के बाद पुनः बस स्टार्ट होती है और हम लोग बस में जाकर बैठ जाते हैं। वह ज़माना ऐसा था कि हमें इस उम्र में मोबाइल नहीं दिया जाता था। मनोरंजन के नाम पर हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते और खूब इंजॉय करते थे। खैर, रात के 10 बजते बजते मेरी नींद लग जाती है और मैं सो जाता हूँ। और जब मेरी नींद खुलती है तब सुबह के 4 बजे हुए थे। फरवरी का महीना था, जिसकी वजह से थोड़ी ठंड भी लग रही थी। खैर, सुबह होते होते हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से हमें पैदल घूमना था। फिर हम लोग एक होटल बुक करते हैं, जिसमें अपना पूरा सामान रखते हैं और सामान रखने के बाद थोड़ी देर तक होटल में आराम करते हैं। जिस जगह पर हम लोगों को जाना था वह जगह जंगल से घिरा हुआ था और हमें उस जंगल की चोटी पर जाना था। खैर, अब हम सभी लोग चल देते हैं। हम लोग करीब 50 लोग थे, जिसमें से टीचर भी थे। हम लोग खूब शोर शराबा कर रहे थे
और मज़े लेते हुए आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। वैसे इस जंगल में जानवरों का इतना बड़ा कोई खतरा नहीं था, फिर भी हमने सेफ्टी के लिए बहुत कुछ लिया हुआ था। लगभग हम लोगों ने जंगल की आधी चढ़ाई पूरी कर ली थी और समय करीब दोपहर की 1 बजे हुए थे। तभी जंगल के ऊपर एक झोपड़ी बनी हुई दिखी और जैसे ही हमने उस झोपड़ी को झांक कर देखा तो उसके अंदर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उसने पलटकर हम लोगों से कहा, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या करने आए हो? फिर मेरे अध्यापक जी बोलते हैं, अरे माता जी, हम जंगल में घूमने आए हैं। और इतना कहने के बाद हम लोग वहाँ से चल देते हैं। तभी वह पीछे से बोलती है, घूमने तो जा रहे हो लेकिन बच के रहना। और इतना कहने के बाद वह बिना रुके अपने झोपड़ी के अंदर चली जाती है। खैर हमारी संख्या ज़्यादा थी और हम लोग इस चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं और सीधे ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। और शाम होते होते हम जंगल के ऊपरी चोटी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे उस बूढ़ी दादी की बात मेरे दिमाग में चल रही थी। खैर मेरे दोस्त अब खूब एंजॉय कर रहे थे। अब हमें ऊपर से नीचे आना था और हम लोग बिना देरी किए नीचे की ओर उतरने लगते हैं। हमें यह बात पता थी कि नीचे उतरते वक्त रात हो जाएगी, इसलिए हम लोग काफ़ी मात्रा में टॉर्च लेकर आए थे। अब हम सभी लोग ग्रुप में एक साथ चल रहे थे और अब रात के 8 बज चुके थे और काली रात होने के बावजूद भी हम बिना डरे आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। तभी पीछे से जोर से रोने की आवाज़ आती है, जिससे पूरे जंगल में रोने की आवाज़ गूंजने लगती है। फिर हम जल्दी से एक साथ हो जाते हैं। तभी ग्रुप के कुछ बच्चे रोने लगते हैं। फिर उन्हें शांत कराया जाता है और सभी लोग हिम्मत बांधकर एक बार फिर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ देर तक जंगल का माहौल शांत रहता है, लेकिन तभी पेड़ के ऊपर से खून की बूंदें गिरने लगती है। खून की बूंदें ऐसी गिर रही थी मानो बारिश का पानी गिर रहा हो, लेकिन हम बिना रुके चले ही जा रहे थे। कुछ देर बाद फिर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और इस बार की आवाज़ थोड़ा ज़्यादा ही डरावनी थी, जिसकी वजह से सभी लोग नीचे की ओर भागने लगते हैं। लेकिन मैं मधुर चाल में चले ही जा रहा था। अब सभी लोग तेजी से नीचे की ओर भाग जाते हैं और मैं इस जंगल में अकेला बसता हूँ। मैं केवल उस बूढ़ी माँ के बारे में सोच रहा था। तभी वह पीछे से आवाज़ देती है, बेटा तेरे साथी कहाँ गए? इतना सुनते ही मैं घबरा जाता हूँ, लेकिन मैं भागने की जगह मैं पलटकर उसे जवाब देता हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, मुझे क्या करना है? फिर वह बोलती है, आखिरकार तू फंस गया ना, चल मेरे साथ झोपड़ी में चल। फिर मैं उसके साथ झोपड़ी में चल देता हूँ। जब मैं झोपड़ी के अंदर जाता हूँ तो उसके अंदर कई लाशें पड़ी हुई थी और मुझे डर भी नहीं लग रहा था। तभी वह झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर मेरे हाथ को धारदार चाकू से काटने लगती है। और जैसे ही मेरे हाथों को काटने लगती है तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ, लेकिन वह मेरे हाथ को काटे ही जा रही थी और अपना रूप भी बदलते जा रही थी। मेरे हाथ काटने के बाद वह मेरे गर्दन की ओर बढ़ती है तो मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। और जब मुझे होश आता है तब मेरे पास स्कूल के सभी लोग खड़े हुए थे और मैं झोपड़ी के बाहर पड़ा हुआ था। मैं फिर जल्दी से अपने हाथ देखता हूँ तो मेरे हाथ को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मेरे अध्यापक जी बोलते हैं, तो कल रात जब ऐसी घटना हो रही थी तो भागा क्यों नहीं? फिर मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता, जब से मैं उस बूढ़ी माँ से मिला था तब से मैं बदल सा गया था। फिर मेरे साथ जो भी हुआ मैं पूरी बात सभी लोगों से बताता हूँ। खैर फिर मुझे पकड़कर नीचे उतारा जाता है और आगे की ट्रिप कैंसिल कर दी जाती है और हम लोग सीधे घर की ओर रवाना हो जाते हैं और अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। यह मेरे जीवन की दूसरी सबसे बड़ी घटना थी जिसे मैं चाह कर भी नहीं भुला सकता। और मुझे ये भी पता है कि कहीं न कहीं मेरे माता पिता ने उस बुरी आत्मा से मुझे बचाया है, नहीं तो शायद आज मैं नहीं होता। लेकिन मैं इस चीज़ का जिक्र कहीं भी नहीं करता कि मेरे माता पिता ने मुझे उस रात उस नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है। खैर दोस्तों, इस घटना को बीते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं।